करना है और हम बात करते हैं और शुरुआत करते हैं किसकी, इंडियन पॉलिटी की। हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से, इंडियन पॉलिटी। एक मिनट और रुकेंगे बस, फिर कंटिन्यू करते हैं। इंडियन पॉलिटी, या जिसे आप हिंदी में कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे आप हिंदी में कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। क्या है इंडियन पॉलिटी, क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था, सबसे पहले हमें यही समझना है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारत में राज्य करने की व्यवस्था, या टू सिस्टम, या द सिस्टम टू रूल इन इंडिया इज नोन एज इंडियन पॉलिटी। ठीक है, साथ के साथ, जी हाँ, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। बाकी आपको नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में अपलोड भी करवा दिए जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जो नोट्स हैं वो खुद लाइव क्लास में ड्यूरिंग बनाते चलें, क्योंकि यदि खुद नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद भी होगा, ज्यादा अच्छे से आपकी तैयारी भी होगी और उसी हिसाब से आपको बेटर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करने वाले हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत में राज्य करने की व्यवस्था, द सिस्टम टू रूल इन इंडिया इज नोन एज इंडियन पॉलिटी। यही कहलाती है भारतीय राज्य व्यवस्था। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, जो इंडियन पॉलिटी है, वो किसके अनुसार चलाई जाती है, किसके तहत चलाई जाती है। तो हम सब जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था चलती है किससे, भारत के संविधान से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या भारत का संविधान। और आप जानते हैं किसी भी लोकतांत्रिक देश में, भाई किसी भी लोकतांत्रिक देश में नियम और कानूनों का ही एक लिखित दस्तावेज ही तो क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। भाई हम सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री दैट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही तहत, हमारे संविधान के ही तहत हमारे देश की राज्य व्यवस्था चलाई जाती है, हमारे देश की पॉलिटी चलाई जाती है। और ध्यान रखेंगे, हमारे देश में जो सत्ता का बंटवारा है या जो पावर शेयरिंग हुई है वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज में हुई है। ध्यान रखेंगे, हमारे देश में जो सत्ता होती है या जो पावर होती है वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज में डिवाइड की जाती है, या 3 स्वतंत्र अंगों में विभाजित की जाती है। और वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज कौन कौन सी होती है, तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहली जिसे आप क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर, या हिंदी में आप इसे लिख सकते हैं विधायिका, या इसी को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। दूसरी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। और तीसरी इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जुडिशरी, या न्यायपालिका। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमारे देश में जो सत्ता का बंटवारा हुआ है, जो पावर शेयरिंग हुई है, वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज में हुई है, 3 स्वतंत्र अंगों में हुई है, जिसमें सबसे पहला होता है लेजिस्लेचर, विधायिका या व्यवस्थापिका। और आप जानते हैं कि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है या विधायिका का काम क्या होता है, ध्यान रखेंगे, टू मेक लॉज, कानून बनाना या विधि का निर्माण करना ही काम है किसका, लेजिस्लेचर का या विधायिका का। विधायिका या लेजिस्लेचर ही क्या बनाती है, कानून बनाती है। लेकिन उस बने हुए कानून को अप्लाई करने का काम या उसे लागू करने का काम ही किसका होता है, ध्यान रखेंगे, एग्जीक्यूटिव का होता है या कार्यपालिका का होता है। तो कानून बनाती है लेजिस्लेचर, विधायिका, उस कानून को लागू करती है एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। और ध्यान रखेंगे, उन लिखित कानूनों की व्याख्या करने का काम, और यदि उनमें कभी भी कोई भी डिस्प्यूट होता है या कोई भी विवाद होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने का काम ही किसका है, जुडिशरी का। वो काम होता है किसका, न्यायपालिका का या जुडिशरी का। तो ध्यान रखेंगे, हमारे देश में पावर या सत्ता 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज में क्या है, डिवाइडेड है। और ये तीनों की तीनों जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, ये तीनों से या एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र रहकर क्या करती है, कार्य करती है। कहने का मतलब ये तीनों बॉडीज कभी भी एक दूसरे के कार्यों में कोई भी दखलंदाजी या कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती है। और ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक दूसरे के कामों में दखलंदाजी नहीं करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे, एक अंग का दूसरे अंग पर हमेशा क्या होता है, नियंत्रण होता है, हमेशा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हमारे देश में जो पावर है वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज में डिवाइडेड है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों की तीनों बॉडीज जो हैं, दे वर्क सेपरेटली एंड दे नेवर इंटरफेयर इन द वर्क्स ऑफ ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे के कामों में दखल अंदाजी नहीं करती हैं। और इसके अलावा हमेशा एक बॉडी का दूसरी बॉडी पर क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। और यही तीनों इंडिपेंडेंट बॉडीज ही मिलकर क्या करती हैं, हमारे देश का प्रशासन चलाती हैं, लेकिन 3 लेवल्स पर, 3 स्तरों पर। और वो जो प्रशासन है वो 3 लेवल्स पर चलता है, वो 3 स्तर पर चलता है, जिसमें सबसे पहला होता है सेंट्रल लेवल, या केंद्रीय स्तर। और आप जानते हैं सेंट्रल लेवल पर या केंद्रीय स्तर पर होती है हमारे पास हमारी यूनियन गवर्नमेंट या संघीय सरकार, और हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद। और यदि जुडिशरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, यही होता है। दूसरा स्तर होता है स्टेट लेवल या राज्य स्तर पर। और यदि स्टेट लेवल की बात करें, राज्य स्तर की बात करें, तो आप जानते हैं इसी के अंतर्गत हम शामिल करेंगे किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, अपनी राज्य की सरकार को। और जिस तरीके से
जिस तरीके से संसद या संघ का लेजिस्लेचर या संघ की विधायिका संसद से चलती है, उसी तरीके से राज्य की जो विधायिका है वो कहां से चलती है, उस राज्य के विधान मंडल से चलती है या स्टेट लेजिस्लेचर से चलती है। इसे कहते हैं राज्य का विधान मंडल। और ध्यान रखेंगे, केंद्र में या संघ की जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट से चलती है, तो राज्य की जुडिशरी कहां से चलेगी? हाई कोर्ट से चलेगी, उच्च न्यायालय से चलेगी। और तीसरा लेवल होता है किसका? लोकल गवर्नेंस, या जिसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं या स्थानीय सरकार कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, स्थानीय सरकार में शामिल होती है पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, पंचायतें और नगर पालिकाएं। कार्यपालिका के अंदर कौन आता है? भाई देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि हमारे देश में जो पावर है, ठीक है, वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज में क्या की गई है? डिवाइड की गई है। सबसे पहली होती है लेजिस्लेचर, विधायिका या व्यवस्थापिका, जिसका काम होता है टू मेक लॉज, जिसका काम होता है कानून का निर्माण करना या विधि का निर्माण करना या कानून बनाना। और आप जानते हैं कि ये 3 लेवल पर होता है। 3 लेवल का मतलब है, एक सेंट्रल लेवल, केंद्रीय स्तर पर, जिसको हम संघ कहते हैं, यूनियन कहते हैं। भाई इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा, संघ के अधीन, यूनियन के ही अधीन हमारे देश में अलग अलग क्या है? राज्य हैं, स्टेट्स हैं। तो दूसरा लेवल होता है स्टेट लेवल। और तीसरा होता है लोकल गवर्नेंस या स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायतें और क्या आती है? नगर पालिकाएं आती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप तब समझेंगे जब हम पढ़ेंगे ही इनके बारे में, क्योंकि पूरे संविधान के भाग 5 में हमें पढ़ना है यूनियन के बारे में, भाग 6 में हमें पढ़ना है स्टेट के बारे में, भाग 9 और भाग 9A में हमें पढ़ना है पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में। ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आज पहला ही दिन है और अभी तो क्लास शुरू हुई है पॉलिटी की। ठीक है, अभी केवल उतनी बात समझिए जितना समझाने की कोशिश की जा रही है। एक ही दिन में सारी बात कैसे समझ में आएगी? अभी आपको सिर्फ ये बात समझनी है कि हमारे देश की जो राज्य व्यवस्था है, जो इंडियन पॉलिटी है, वो किससे चलती है? दैट रन्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो चलती है भारत के संविधान से। और आप जानते हैं कि संविधान क्या होता है? किसी भी लोकतांत्रिक देश में नियम और कानूनों का एक लिखित दस्तावेज ही क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, संविधान कहलाता है। और हमारे संविधान के ही तहत, एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर इन इंडिया इज डिवाइडेड टू 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज। हमारे देश में जो सत्ता है वो 3 स्वतंत्र अंगों में क्या की गई है? विभाजित की गई है, जिन्हें कहा जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर या विधायिका का काम होता है कानून बनाने का। अब आप सोचेंगे कानून कैसे बनता है? तो भाई आप जानते हैं, यदि हम संघीय या संघ की बात करें या केंद्र की बात करें, तो आप जानते हैं कि संघ का जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, वो कहां से चलती है? पार्लियामेंट से। तो आप जानते हैं दिल्ली में हमारे पास पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन है, 2 हाउस है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो जब भी कानून बनता है तो सबसे पहले पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है, और जब वो बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास हो जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है साइन करने के लिए। और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, वो क्या बन गया? भाई एक कानून बन गया, वो एक लॉ बन गया, एक अधिनियम बन गया, वो एक्ट बन गया। यही होता है ना। वो काम कौन किसका किसका होगा? लेजिस्लेचर का होगा। वो काम कौन करती है? विधायिका करती है। लेकिन वो जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें लागू और अप्लाई करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, कार्यपालिका का होता है। और कार्यपालिका मिलकर बनी होती है, एग्जीक्यूटिव मिलकर बनी होती है संघ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ का मंत्री परिषद और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, भारत के महान्यायवादी से। ये कहलाती है एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। और यदि हम संघ की न्यायपालिका या जुडिशरी की बात करें तो वो कहां से चलती है? सुप्रीम कोर्ट से चलती है। दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन हमें इंडियन पॉलिटी में शुरुआत करनी है और जानना है कि हमारे देश का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। भाई यदि हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो संविधान क्या है, संविधान कैसे बना, संविधान के अंतर्गत किन किन चीजों को रखा गया, ये तो आपको बाद में समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज समझनी है कि हमारे देश का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, कि जिस संविधान की हम आज बात कर रहे हैं, जिसे 26 जनवरी 1950 को अप्लाई किया गया था और जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949, उसका इतिहास क्या है, यानी कि उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो जो इंडियन पॉलिटी है, इसकी शुरुआत बिल्कुल कहां से होती है? स्टार्टिंग से होती है। और हम इसके बारे में वहीं से चर्चा करेंगे जब से भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। कहने का मतलब, संवैधानिक इतिहास को पढ़ने के लिए, संवैधानिक विकास को पढ़ने के लिए हमें पहले संविधान के बैक में जाना होगा, थोड़ा सा संविधान के इतिहास में जाना होगा। तभी हमें सारी की सारी चीजें क्या होंगी? क्लियर होंगी, तभी हमें सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और लिख लीजिएगा सबसे पहला यूनिट, सबसे पहला टॉपिक जो इंडियन पॉलिटी में हम कवर करने वाले हैं, तो हेडिंग डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हिंदी में आप लिख सकते हैं भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत कहां से होती है? अंग्रेजों के भारत में आगमन से शुरू होती है। भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो भारत में सबसे पहले कब आए थे? भाई यदि हम यूरोपियंस के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और वास्को डी गामा ने ही यूरोप से लेकर भारत तक आने के एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। लेकिन अकेले पोर्चुगीज, अकेले पुर्तगाली ही भारत में आने वाले नहीं थे, और भी कई यूरोपियंस का भारत में आगमन हुआ था। और आप जानते हैं पुर्तगालियों के बाद, पोर्चुगीज के बाद भारत में आगमन हुआ डचेस का, और डचेस के बाद भारत में आगमन हुआ किसका? ब्रिटिशर्स का या अंग्रेजों का। और यदि अंग्रेजों की भारत में आने की बात की जाए तो भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज 1599 में आया था, जिसका नाम था जॉन मिल्डेनहाल। और उस समय यहाँ पर मुगल एम्पायर चल रहा था, यहाँ पर मुगल डायनेस्टी चल रही थी, और मुगल डायनेस्टी में रूल किया करता था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कहने का मतलब मुगल बादशाह, मुगल एम्पायर अकबर के शासनकाल में अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था। और आप जानते हैं कि सन 1600 ईस्वी में ही स्थापना हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की।
1600 में, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इस समय भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और यदि ब्रिटिश क्राउन की बात करें या ब्रिटेन के ताज की बात करें तो आप सब जानते हैं उस समय ब्रिटिश क्राउन कौन हुआ करती थी? महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट या महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो ध्यान रखेंगे, जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ तो उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था और ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम या महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट। ये बिल्कुल शुरू की बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था। इसके बाद क्या हुआ भाई? इसके बाद आप जानते हैं 1605 में मुगल बादशाह अकबर की डेथ हुई और अकबर के मरने के बाद इसी का बेटा सलीम भारत का अगला मुगल बादशाह बना जहांगीर के नाम से। तो यहाँ का मुगल एम्परर बन गया जहांगीर। इसी जहांगीर के ही शासनकाल में एक और अंग्रेज इसके दरबार में आया 1608 ईस्वी में, जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ध्यान रखेंगे, जब कैप्टन विलियम हॉकिंस आया तो यही वो पहला व्यक्ति था जिसने मुगल बादशाह जहांगीर से भारत में एक फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगी। और ध्यान रखेंगे, जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को पहली फैक्ट्री लगाने की परमिशन मुसलीपट्टनम में दे दी गई, लेकिन बाद में उस करार को या उस परमिशन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। इसलिए सन 1613 ईस्वी में ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने या अंग्रेजों ने भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहां पर? सूरत में। भाई आप जानते हैं कि सूरत कहां पर है? सूरत इज इन गुजरात। गुजरात की सूरत में ही लगी थी अंग्रेजों की भारत में सबसे पहली फैक्ट्री। और इसके बाद सूरत में ही सबसे पहली फैक्ट्री लगाकर भारत में अंग्रेजों ने व्यापार करना शुरू किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में 3 मुख्यालय हुआ करते थे, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। और आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। सबसे पहली बंगाल, दूसरी मद्रास और तीसरी बॉम्बे। और इन्हीं 3 प्रेसिडेंसीज में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार किया करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और ध्यान रखेंगे, इन ईच प्रेसिडेंसी, प्रत्येक प्रेसिडेंसी में देयर यूज्ड टू बी 1 गवर्नर, 1 डेप्यूटी गवर्नर एंड 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा जाता था। या हिंदी में लिख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये एक निदेशक मंडल हुआ करता था। तो मैंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के 3 प्रेसिडेंसीज में क्या करती थी? व्यापार करती थी। और वो 3 प्रेसिडेंसीज थी बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। बंगाल, मद्रास और बम्बई। और हर प्रेसिडेंसी में ही एक गवर्नर हुआ करता था, एक उप गवर्नर हुआ करता था। और उन्हीं के अधीन कंपनी के 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, जिन्हें हिंदी में निदेशक मंडल कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने फैक्ट्री तो सबसे पहले कहां पर स्थापित की? भाई गुजरात के सूरत में स्थापित की। लेकिन इन 3 प्रेसिडेंसी में जहां पर अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, जहां पर अंग्रेज ट्रेड कर रहे थे, इन तीनों प्रेसिडेंसी में सबसे ज्यादा अमीर, संपन्न और सबसे ज्यादा बड़ा प्रांत या बड़ी प्रेसिडेंसी जो हुआ करती थी वो बंगाल हुआ करती थी। और अंग्रेज जानते थे कि यदि हम सबसे पहले बंगाल पर अधिकार करेंगे और बंगाल में लूटपाट करेंगे तो हमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली फायदा भी कहां से होगा? बंगाल से होगा। कहने का मतलब अंग्रेजों ने फैक्ट्री सबसे पहले खोली कहां पर? सूरत में। लेकिन अंग्रेजों ने अधिकार सबसे पहले किस पर किया? बंगाल पर किया। और बंगाल पर अधिकार कैसे हुआ? भाई आप सब जानते हैं, 2 फेमस बैटल्स लड़े गए। सबसे पहला फेमस बैटल 1757 में लड़ा गया, जो कहलाता है बैटल ऑफ प्लासी, या प्लासी का युद्ध, जो लड़ा गया रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ध्यान रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में सबसे पहला गवर्नर ही कौन हुआ करता था? रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था। और उस समय बंगाल में शासन कर रहे थे बंगाल के इंडिपेंडेंट रूलर्स या स्वतंत्र शासक, जिन्हें बंगाल के नवाब कहा जाता था। और उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला। जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया, जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया, तो इसी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला। भाई हम जब भी कोई बैटल लिखते हैं, एक नाम के आगे राइट लगा देते हैं और एक के आगे रॉन्ग। राइट का मतलब है वो जीत गया है और रॉन्ग का मतलब है कि वो हार गया है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ऐसी कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ पर समझने आए हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को इस युद्ध में पराजित कर दिया और इसी को वो निर्णायक युद्ध माना जाता है, जिसके बाद अंग्रेजों की जो शक्ति थी, अंग्रेजों का जो अधिकार था, वो भारत में मजबूत होना शुरू हुआ। इससे पहले अंग्रेज केवल और केवल व्यापारी हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया, अपने प्रशासन को मजबूत करना तब शुरू किया जब प्लासी के युद्ध में जीत मिली अंग्रेजों को और बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने पराजित कर दिया सिराजुद्दौला को और सिराजुद्दौला को मार दिया गया। इसके बाद एक और प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया, एक और फेमस बैटल लड़ा गया 1764 में, जो कहलाता है बैटल ऑफ बक्सर। और इसी को वो निर्णायक युद्ध माना जाता है, वो रिजल्टेंट बैटल माना जाता है, जिसके बाद पूरे के पूरे बंगाल पर ही ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। घबराइए मत, ये सारी की सारी बातें हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए
कि भारत का संवैधानिक विकास शुरू कैसे हुआ। ये सारी की सारी चीजें हमें हिस्ट्री में कवर करनी है, लेकिन क्योंकि हिस्ट्री में कवर करनी है इसलिए मैं यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। बंगाल के नवाबों की लाइन नहीं लिखवा रहा हूं आपको, सारे के सारे नवाबों के बारे में नहीं बता रहा हूं, वो सब हम हिस्ट्री में करेंगे। लेकिन ये समझना इसलिए जरूरी है, तभी तो समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया क्या है, भारत का संवैधानिक विकास क्या है, और वो तभी समझ में आएगा जब शुरुआत से समझेंगे। तो 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया, जिसमें हमारी तरफ से 3 सेनाएं लड़ी, जो किसकी थी, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की, बंगाल के मीर कासिम की। भाई बंगाल का मीर कासिम बंगाल का नवाब हुआ करता था, और अवध का नवाब या लखनऊ का नवाब शुजाउद्दौला। इन तीनों शासकों की सेनाएं आपस में एकजुट हुई, आपस में मिली और जाकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की एक बार फिर से कोशिश की बैटल ऑफ बक्सर में, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया किसने, हेक्टर मुनरो ने। ये उस समय ब्रिटिश आर्मी चीफ हुआ करता था, अंग्रेज सेनापति हुआ करता था, जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। तो 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया, जब बक्सर की लड़ाई लड़ी गई, तो हमारे 3 शासक मिलकर भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाए, और एक बार फिर से हेक्टर मुनरो की सेना ने इन तीनों शासकों की सम्मिलित सेना को पराजित किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, बैटल ऑफ बक्सर ही वो निर्णायक युद्ध माना जाता है, जिसके बाद पूरे के पूरे बंगाल पर ही अधिकार कर लिया किसने, ब्रिटिशर्स ने या अंग्रेजों ने। उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव, अभी मैंने आपको बताया। और ये जो बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, इसने पूरे के पूरे बंगाल पर अधिकार तो किया ही, लेकिन ध्यान रखेंगे फ्रॉम 1765 टू 1772, लेकिन 1765 से 1772 तक लिख लीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव अप्लाइड अ डायरकी इन बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव ने, हिंदी में लिखेंगे, बंगाल में द्वैध शासन लगाया। रॉबर्ट क्लाइव अप्लाइड अ डायरकी इन बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। द्वैध शासन का मतलब, अब बंगाल में एक ऐसे शासन की स्थापना की गई, एक ऐसे शासन की शुरुआत की गई जो कि दोहरा शासन था, जो कि डुअल गवर्नेंस थी, जो कि डायरकी थी। और इसके तहत ये डिसाइड किया गया कि अब बंगाल के लोगों को एक नहीं बल्कि 2 टैक्स पे करने होंगे। बंगाल के लोग एक नहीं बल्कि 2 कर देंगे, 2 टैक्स देंगे, जिसमें से एक टैक्स उन्हें किसे देना होगा, कंपनी को देना होगा। कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा। और दूसरा टैक्स वो वहां के स्थानीय शासक को देंगे, और जितना भी टैक्स स्थानीय शासक को देंगे उसका भी 81% पार्ट, उसी का भी 81% भाग वो स्थानीय शासक किसे देगा, कंपनी को देगा। कहने का मतलब अब सारा का सारा धन और सारा का सारा पैसा किसके पास आने वाला था, अंग्रेजों के पास आने वाला था। बिल्कुल यही हुआ। बंगाल जो कि भारत का सबसे अमीर और संपन्न प्रांत या राज्य हुआ करता था, मात्र 7 सालों में ही उसे इतना ज्यादा लूटा गया, इतना ज्यादा लूटा खसोटा गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी में इतनी ज्यादा भ्रष्टाचारी बढ़ गई, इतना ज्यादा करप्शन बढ़ गया कि ध्यान रखेंगे इसी 1765 से 1772 के पीरियड को ही क्या कहा जाता है, ये कहलाती है लूट ऑफ इंडिया। इस पीरियड को कहते हैं भारत की लूट। और इस भारत की लूट का सबसे बड़ा कारण क्या था, सबसे बड़ा रीजन क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसका ईस्ट इंडिया कंपनी पर डायरेक्ट कोई भी नियंत्रण नहीं था, डायरेक्ट कोई भी कंट्रोल नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल और केवल क्या देती थी, ट्रेड राइट दिया करती थी, व्यापार करने का अधिकार दिया करती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोपराइटर्स, उसके मालिक ही ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार किया करते थे और लूट खसोट किया करते थे। लेकिन जब बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया और बंगाल में जमकर लूटपाट की गई, तो ब्रिटिश सरकार को रियलाइज हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे कंट्रोल के बिना चल रही है या विदाउट कंट्रोल चल रही है, लेकिन अब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाने के लिए, उनके प्रशासन को एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाने के लिए क्या करना होगा, उस पर नियंत्रण रखना होगा, उस पर कंट्रोल रखना होगा। और ये कंट्रोल कैसे रखा जाएगा? हम ब्रिटेन से लॉज बनाकर भेजेंगे, कानून बनाकर भेजेंगे, जिन्हें अप्लाई किया जाएगा इंडिया में किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और आप जानते हैं कि यहीं से शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और ध्यान रखेंगे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, ये जो भारत का संवैधानिक विकास है, इसे आप 2 फेजेस में पढ़ेंगे, इसे आप 2 चरणों में पढ़ेंगे। सबसे पहला फेज कहलाएगा, इस टॉपिक में सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कंपनी रूल के बारे में। कंपनी रूल या कंपनी का शासन। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी रूल के बारे में या कंपनी के शासन के बारे में, जो चलेगा 1773 से लेकर 1857 तक। ये रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट फेज, प्रथम चरण। और दूसरे फेज में हम पढ़ेंगे क्राउन रूल या क्राउन के अधीन शासन। कंपनी रूल या कंपनी का शासन जो 1773 से लेकर 1857 तक चलेगा, और दूसरा रहेगा क्राउन रूल या क्राउन के अधीन शासन, जो ध्यान रखेंगे 1858 से लेकर 1947 तक चलेगा। तो इंडियन पॉलिटी में हम शुरुआत कर रहे हैं कहां से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत के संवैधानिक विकास से। तो अब आप समझ गए होंगे कि कंपनी रूल क्यों शुरू हुआ, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट दिखाई या सबसे पहले दखलंदाजी की किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी में। अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल उसके मालिक ही चला रहे थे, उसके प्रोपराइटर्स ही चला रहे थे, केवल ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेकर। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप कंपनी का व्यापार और प्रशासन जरूर चलाएंगे, लेकिन अपने हिसाब से नहीं, जिस हिसाब से हम लॉ बनाकर भेजेंगे उस हिसाब से चलाएंगे। क्राउन का मतलब क्या है? बहुत ही बढ़िया बेटे, कौन से ग्रह के प्राणी हो आप? क्राउन का मतलब होता है ताज। यहां पर हम ब्रिटिश क्राउन का मतलब या फिर हम क्राउन का मतलब किससे कर रहे हैं, ब्रिटिश मोनार्की से कर रहे हैं।
भाई ब्रिटेन में तो राजा और महाराजा और महारानी होते हैं ना, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में हम बात करेंगे कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन, और इसमें हम पढ़ेंगे उन सारे के सारे एक्ट्स के बारे में, उन सारे के सारे अधिनियमों के बारे में जो 1773 से लेकर 1857 के बीच में कहां से भेजे गए, ब्रिटेन से भेजे गए, और जिन्हें अप्लाई किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडिया में। तो ध्यान रखेंगे कंपनी रूल के अधीन भेजा गया सबसे पहला एक्ट ही क्या कहलाता है, लिखेंगे सबसे पहले द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। हिंदी का प्रयोग ज्यादा करें सर, बेटी क्लास पूरी तरीके से बाइलिंगुअल चल रही है, हर चीज इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही तो बताई जा रही है। 1773 में भेजा गया रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम। ध्यान रखेंगे इस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था लॉर्ड नॉर्थ। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था लॉर्ड नॉर्थ, और ध्यान रखेंगे इसी लॉर्ड नॉर्थ के ही द्वारा एक कमिटी का गठन किया गया था जो सीक्रेट कमिटी या गुप्त समिति कहलाती है, और इसी गुप्त समिति की ही रिकमेंडेशन पर या गुप्त समिति की ही सिफारिश पर भारत भेजा गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट या 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। सर आपके नोट्स में हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, ओके, कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज इंग्लिश की पीडीएफ अलग से बना दीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। तुम्हें मैं इतना फालतू नजर आता हूं, ये बताइए कि मैं तुम्हारे लिए इंग्लिश की पीडीएफ अलग से बनाकर आपको यहां से भेजूंगा? अभी बेवकूफ आदमी, भगवान ने हाथ दिए हैं, ठीक है, हाथ में पेन भी दिया है और नोटबुक भी दी है, ठीक है, सारे के सारे इंग्लिश में नोट्स खुद बना ले यहाँ पर बैठकर। नोट्स बनाने के मार्क्स नहीं मिलते एग्जाम में, ठीक है, जो दिमाग में होता है ना, जो बुद्धि में होता है उसके मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आप लोगों की गाड़ी एक ही जगह की होती है, वो है नोट्स। अबे नोट्स का करोगे क्या, ठीक है, नोट्स का करोगे क्या जब दिमाग में कुछ नहीं होगा तो, ठीक है। इसीलिए चीजों को ध्यान से समझिए, ट्राई टू नोट देम इन योर ओन वर्ड्स, उन्हें अपनी ही भाषा में और अपने ही शब्दों में नोट करने की कोशिश कीजिए और वैसे ही याद कीजिए, तभी बात बैठेगी दिमाग में। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप कोशिश करें कि नोट्स खुद बनाएं। जो हम यहां से आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पिंग हैंड का काम करने चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करने के लिए है, ठीक है, आप लोगों को कामचोर और नालायक बनाने के लिए नहीं है कि आप लोग खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सिर्फ यहां से फोन में वीडियो वॉच करके सिलेक्शन हो जाए। अगर इस गलतफहमी में जी रहे हो ना कि आप हमें मोबाइल फोन पर देखोगे, 1 घंटे तक हमारी वीडियो वॉच करोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी। अगर मैं यहां पर आपको 1 घंटा पढ़ाकर जा रहा हूं तो उस 1 घंटे के बाद उस चीज के लिए सेल्फ स्टडी करने के लिए आपके पास कम से कम 2 घंटे होने चाहिए, डबल टाइम कम से कम। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा, सिलेक्शन उन्हीं लोगों को मिलता है, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है, ठीक है, जिन्हें अपने एफर्ट्स पर भरोसा होता है और जो खुद एफर्ट्स करते हैं। अभी तो केवल ये एक तरफा एफर्ट्स हो रहे हैं, अभी तो हम कर रहे हैं एफर्ट। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ मोबाइल फोन खोलना है, एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, क्लास शुरू हो जाएगी और आप बैठ गए हैं सामने, ठीक है। इसीलिए जब क्लास हुआ करे तो यदि आपको साथ के साथ नोट्स नहीं बनाए जाते हैं या आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्लास को अटेंड कीजिए, अच्छे से समझिए कि टीचर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। ये हर सब्जेक्ट के लिए है भाई, हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और मैं इतना फास्ट भी कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, इतना फास्ट भी कुछ नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पर कि आप नोट ना कर पाए, ऐसा भी नहीं है ना। सारे के सारे बड़े लोग हैं, 4वीं 5वीं के बच्चे तो है नहीं, तो अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए, तभी तो आप बड़े बड़े एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। स्पून फीडिंग की आदत पड़ चुकी है ना बचपन से, इस वजह से दिक्कतें होती हैं, लेकिन अब ठीक है, इसीलिए अब भाई मैं आपको नोट्स दे भी दूंगा, चाहे इंग्लिश में दे दूं, चाहे हिंदी में दे दूं, फारसी में दे दूं, उर्दू में दे दूं, लेकिन जब तक आपको समझ में कुछ नहीं आएगा तब तक वो नोट्स का क्या फायदा, वो तो रद्दी है। और ऐसी रद्दी तो आपके पास पता नहीं कितनी रखी है घरों में, किताबें खरीद खरीद के रखी हुई आप लोगों ने, उसमें समझ में थोड़ी आता है कुछ, बस वो रखी है। तो नोट्स का भी क्या करेंगे मेरे भाई, है ना, जब समझ में ही कुछ नहीं आएगा तो। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भेजा गया, और ध्यान रखेंगे एक समिति, एक कमेटी बनाई गई थी ब्रिटेन में जो क्या कहलाती है सीक्रेट कमेटी, गुप्त समिति, जो किसके द्वारा बनाई गई थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा, जो समय हुआ करता था लॉर्ड नॉर्थ। और ध्यान रखेंगे इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर, इसी समिति की सिफारिश पर भारत भेजा गया द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 या 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। और जब 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम आया तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसके तहत सबसे पहला काम क्या किया गया, इसके तहत सबसे पहला काम यह किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, भाई मैंने आपको बताया एक गवर्नर बंगाल में हुआ करता था, एक गवर्नर मद्रास में हुआ करता था और एक गवर्नर बंबई में हुआ करता था। तो इस एक्ट के तहत सबसे पहला काम तो यह हुआ कि बंगाल के गवर्नर की पावर्स को बढ़ा दिया गया। बढ़ा कैसे दिया गया, बढ़ा ऐसे दिया गया कि बंगाल के गवर्नर के ही अधीन कर दिए गए मद्रास और बंबई के भी गवर्नर। कहने का मतलब अभी तक जो बंगाल का गवर्नर कहलाता था अब उसे कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स भी उसी के अंडर आ चुके थे, उसी के अधीन हो चुके थे। इसे अभी तक कहा जा रहा था बंगाल का गवर्नर, लेकिन अब ये कहलाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो सबसे ही पहला पॉइंट लिखेंगे द गवर्नर ऑफ बंगाल, द गवर्नर ऑफ बंगाल नाउ बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के गवर्नर को हिंदी में लिखेंगे बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अभी तक जो बंगाल का गवर्नर था अब वही क्या कहलाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो यहां से 2 सवाल बनेंगे, यहां से 2 सवाल उठेंगे। या तो आपसे पूछा जा सकता है हु वाज लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना, या फिर आपसे पूछा जा सकता है हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब चाहे पूछे लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, चाहे पूछे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ये कौन बना, लिख लीजिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स।
ये बनाया गया किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स को। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ही कहलाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। सर गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या फर्क है बेटे? अभी तो बताया। जब तक वो गवर्नर था तब तक उसके पास केवल और केवल बंगाल की ही पावर थी। अब वो गवर्नर जनरल बन चुका है, अब उसके पास पावर मद्रास और बंबई की भी है, क्योंकि जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर हैं अब वो भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर काम करेंगे। पावर बढ़ गई तो पावर बढ़ाने से पोस्ट का नाम बदल गया, गवर्नर से गवर्नर जनरल हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सबको क्लियर हो चुकी है? प्लीज लेट मी नो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में डायरकी चली, बंगाल में द्वैध शासन चला। ये जो द्वैध शासन था ये रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने डिसाइड किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर हम नियंत्रण रखेंगे या हम कंट्रोल रखेंगे, तो ब्रिटेन से बंगाल का अगला गवर्नर बनाकर 1772 में ही किसे भेजा गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को भेजा गया था। ये 1772 में आया था, 1772 में आया था, और इसी वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में आकर किया था एबोलिशन ऑफ डायरकी ऑफ बंगाल, एबोलिशन ऑफ डायरकी ऑफ बंगाल या बंगाल के द्वैध शासन का अंत। और ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी ने बंगाल के द्वैध शासन का अंत किया था। तो बस अगले ही साल जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, जब रेगुलेटिंग अधिनियम आया, तो यही वॉरेन हेस्टिंग्स प्रमोट होकर क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वही मैंने आपको लिखवाया है। अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी ने डायरकी खत्म की थी जो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाई गई थी। तो भाई सबसे पहला काम तो ये हुआ कि बंगाल के गवर्नर की पावर्स बढ़ा दी गई, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर भी उसी के अंडर कर दिए गए, एंड नाउ ही बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ? इन 1774 1774 ईस्वी में, इन 1774 1774 ईस्वी में a supreme court was established in Calcutta। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। A supreme court was established in Calcutta। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और ध्यान रखेंगे ये भारत का सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट था, ये भारत का सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय था जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी, 1774 में की गई थी। और ध्यान रखेंगे इसमें अपॉइंट किए गए थे 4 जजेस या 4 जज, जिसमें से एक था चीफ जस्टिस। भाई आप जानते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश, जिसमें अपॉइंट किया गया एक चीफ जस्टिस, एक मुख्य न्यायाधीश, जो किसे बनाया गया? लॉर्ड एलिजा इम्पे को, जो बनाया गया लॉर्ड एलिजा इम्पे को, लॉर्ड एलिजा इम्पे। और इसके अलावा इसमें अपॉइंट किए गए 3 अदर जजेस या 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अदर जजेस या 3 अन्य न्यायाधीश। जो कौन कौन थे लिखेंगे? लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेम्बर्स एंड लॉर्ड लिमेंस्टर। लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेम्बर्स और लॉर्ड लिमेंस्टर। तो ध्यान रखेंगे भारत के सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट या सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया लॉर्ड एलिजा इम्पे को, और इसमें 3 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति हुई, 3 अदर जजेस भी अपॉइंट किए गए, जिनके नाम थे लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेम्बर्स और लॉर्ड लिमेंस्टर। और ये काम भी किसके तहत हुआ? एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये भी 1773 के ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट काम किए गए। इनके नाम भी हैं क्या बेटे? नाम ही है, ये नाम ही तो है एलिजा इम्पे, ये नाम ही तो है हाइड, चैम्बर्स, लिमेंस्टर। अब अंग्रेज हैं बेटे, अब अंग्रेजों के नाम रामलाल, श्यामलाल, सोहनलाल तो नहीं हो सकते, मोहनलाल, ऐसे तो नाम नहीं हो सकते हैं। अंग्रेज हैं तो नाम भी बेचारों के ऐसे होंगे ना। 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था, भारत का सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टैब्लिश हुआ था। तो कहने का मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 2 इंपॉर्टेंट काम हुए। एक तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, किसे? वॉरेन हेस्टिंग्स को, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश कर दिया गया कलकत्ता में 1774 में ही, जिसका चीफ जस्टिस बना दिया गया एलिजा इम्पे को। सर नाम के आगे लॉर्ड क्यों लगा है? बेटे मूवीज नहीं देखी लग रहा है तूने? अगर तूने बॉलीवुड की पिक्चर देखी होती तो तेरे को पता होता कि वहां पर भी कोर्ट में जो वकील होते हैं, जो वकालत करते हैं, वो क्या कहते हैं? माय लॉर्ड, है ना। न्यायाधीशों को, जस्टिस को क्या कहा जाता है? माय लॉर्ड कहा जाता है ना। तो हमने यहाँ पर लगा दिया लॉर्ड एलिजा इम्पे। आप मत लगाइए, यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो लगाना। ऑप्शन में जब नाम आएगा तो बस पहचान जाना कि दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन तो आ सकता है ना एग्जाम में कि हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता इन 1774। तो आप आंसर क्या करेंगे भाई? 1774 में स्थापित हुए सर्वोच्च न्यायालय का सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? ये क्वेश्चन तो आता है ना, ये तो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो जब क्वेश्चन बनेगा तो आप तुरंत आंसर कर देना। ऑप्शन में या तो इम्पे लिखा होगा, या फिर एलिजा इम्पे लिखा होगा, या फिर लॉर्ड एलिजा इम्पे लिखा होगा, या फिर जस्टिस एलिजा इम्पे लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा। आपको 2 चीजें याद रखनी है, एलिजा इम्पे, बस खत्म बात।
आसान सी चीज है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किए गए। और इसके अलावा तीसरा काम लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, तीसरा पॉइंट लिखेंगे द एम्प्लॉइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द एम्प्लॉइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर प्रोहिबिटेड, द एम्प्लॉइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर प्रोहिबिटेड टू डू ट्रेड विदाउट लाइसेंसेस। लिखेंगे कंपनी के कर्मचारियों पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर बिना लाइसेंस के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। द एम्प्लॉइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर प्रोहिबिटेड टू डू ट्रेड विदाउट लाइसेंसेस। जीएस का शेड्यूल कैसे पता चलेगा? भविष्यवाणी होगी, आकाश में बिजली कड़केगी, ठीक है, और जोर से आसमान से भविष्यवाणी होगी, मैं समय हूं। बेटे एप्लीकेशन खोलिए, अपना बैच ओपन कीजिए, वहां पर आपको शो हो जाएगा शेड्यूल, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सर आप टीचिंग कराते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल भाई, घड़ियां मैं तेज सेट करके रखता हूं ताकि जल्दी से टाइम निकल जाए और आपको पता भी ना चले। लास्ट फोर्थ पॉइंट, आखिरी काम लिखेंगे द एम्प्लॉइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द एम्प्लॉइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर प्रोहिबिटेड टू टेक गिफ्ट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर नहीं लिखा हुआ है ऐसे शेड्यूल, बेटे लिख जाएगा, चिंता मत कीजिए। परेशान हो जाते हैं, नाजुक नाजुक से बच्चे बड़े ही नाजों से पले हैं घर में, अब कंपटीशन की तैयारी करने आ गए हैं, अब जीवन मुश्किल लगने लगा है ना जी। लास्ट काम हुआ द एम्प्लॉइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर प्रोहिबिटेड टू टेक गिफ्ट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी उपहार नहीं लेगा। आज भी है, यदि आप सरकारी मुलाजिम हैं, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप किसी से भी कोई गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। यदि आप अपने वर्किंग आवर्स में या फिर अपनी जॉब के दौरान किसी भी व्यक्ति से उपहार लेते हुए पाए गए तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ब्राइब। उसे क्या समझा जाएगा? उसे रिश्वत समझा जाएगा। फिर चाहे वो खुद व्यक्ति चीख चीख कर क्यों ना कहे कि मैंने अपनी मर्जी से दिया है, कोई सुनवाई नहीं होगी, तो फिर क्या समझा जाएगा? उसे रिश्वत ही समझा जाएगा। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट काम थे जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुए या रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत हुए। चलिए आज के लिए इतना टॉर्चर काफी है।